बिकॉज राव रणवीर जी से हम लोग पहले से एसोसिएटेड है, तो हमें इनका इशू की स्टोरी भी पता है। इन्होंने जब एफआईआर फाइल की तहसीलदार मीना के खिलाफ, तो उन्होंने एसडीएम मीना के खिलाफ, तो उन्होंने राव धनवीर जी के ऊपर उल्टा एफआईआर कर दी। ओके, क्रॉस एफआईआर जिसको बोलते हैं, अंडर एट्रोसिटी एक्ट। ठीक है, अंडर एट्रोसिटी एक्ट। ठीक है, बाद में जब मैं भी डर गया, एट्रोसिटी हो गया तो इनको ये तो भी भागे फिरे। तो इन्होंने, जब मैंने इन लोग से बात की तो मुझे ताराचंद ने बताया इन्होंने एक बार भी गए नहीं थे तहसीलदार अपना एसडीएम के ऑफिस में। तो जितनी भी करस्पॉन्डेंस हुई थी वाया ईमेल हुई थी एंड वाज ऑल ऑन टेलीफोन, तो एट्रोसिटी नहीं लगा। तो इसीलिए जोसेफ जी और हमारे आप जैसे जो बाकी सब कार्यकर्ता हैं, ईमेल वाया कम्युनिकेशन किया कीजिए टू द रेस्पेक्टिव ऑफिस। और अगर आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं फाइल, तो अपने साथ में किसी और को विटनेस बोल के ले जाइए। ओके, प्रॉब्ली अगर वो आपको हिडन कैमरा से आपको शूट करता रहा, ओके, ऑडियो वीडियो के साथ में, नहीं तो ये आपको पीआईओ या उसके ऑफिस के स्टाफ कोई कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे मेरे काम में सरकारी काम में अड़थड़ा किया या एट्रोसिटी पे कुछ लगा दिया, फॉल्स हमारे पे एलिगेशन लगा के हमें, हमारी रिसोर्स है ना, हमारी एनर्जी उस डायरेक्शन में, हम पुलिस के दूसरे चक्कर में फंस जाएंगे। तो प्ले सेफ, प्ले कॉशियस। करेक्ट, आप जाइए, मगर आप विटनेस। हाँ जी, हाँ जी, मैं गया भी नहीं। मैं बोला सर पहले आप एफआईआर का कॉपी मेरे को दिखा दीजिए, भेज दीजिए। हाँ सर। एंड मेरे को बोलिए ऐसा किसने, जैसे एक लेडी ने फाइल किया है सर, उनका नाम क्या है? ये अरे सर 5 साल हो गया, मैं औरत को मिला भी नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो? तो करेक्ट, यू हैव टू बी फर्म। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सवाल राव साहब से है। जी नमस्कार जी सर। मैंने 2021 में एक आरटीआई फाइल की थी पीआईओ को, और फर्स्ट अपील भी मैंने मई में किया था, और उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने अभी जब सेकंड अपील पे सुनवाई होनी थी, उन्होंने मुझसे 200 रुपए की राशि मांगी, और जिस पर सूचना आयोग ने 15 दिन के अंदर सूचना देने का आदेश दिया उनको। 1 साल से ज्यादा बीत गया है, तो सर इसमें मैं एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। हेलो, बिल्कुल आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। दूसरा, आप आयोग में लिखेगा आपके आदेश की अवहेलना कारित की, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए, लेकिन आयोग नहीं करेगा, आप सीधे कराए। सर दूसरा सवाल मेरा ये है, पहले सवाल का पूरा जवाब ले लीजिए, फिर सवाल दोहराए। खूब समय हमारे पास, आज नहीं, हम फिर दोबारा अगले संडे को फिर समय दे देंगे। अगर अरे पहले सवाल का जवाब तो ले ले मेरे भाई, जल्दी क्यों कर रहे हो? देखिए, किसी भी शख्स का, एक तो ये बच्चों की आवाज आ रही, प्लीज म्यूट कर दे उनको। बहुत आप लोग बहुत शब्द है, अच्छा नहीं लग रहा जी। देखिए, किसी भी शख्स का, जो उदाहरण के तौर पे वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उसका हाई कोर्ट आदेश कर देता है कि इसको स्टेट पुलिस में आप इसको डीवाईएसपी बनाइए, डीपीएसपी बनाइए, पुलिस अधीक्षक बनाइए, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पक्ष में फैसला हुआ है। वो क्यों जाएगा? वो तो राज्य सरकार पे दबाव बनाएगा, मुझे तुरंत जो है डीपीएसपी बनाया जाए। ठीक उसी तरह जब हमारा फर्स्ट अपील अथॉरिटी फैसला कर देती है, तो हमें आयोग फैसला नहीं किया था। अरे सुन लीजिए, पहले मैं सबके लिए पहले सुन लीजिए, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। जब फर्स्ट अपील अथॉरिटी हमारे पक्ष में फैसला कर देती है, तो हमें आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट अपील अथॉरिटी पे रजिस्टर बनाए, रिकॉर्डली बनाए कि आप अपने आदेश की पालना कराएं। उसी तरह जब आयोग हमारे पक्ष में आदेश कर देता है, तो हम आयोग को लिख सकते हैं। दोनों जगह जब अगर हमारे पक्ष में आयोग और फर्स्ट अपील अथॉरिटी आवेदक के पक्ष में फैसला कर देते हैं, लोक सूचना अधिकारी पालन नहीं कर रहा, तो वो अपराध कारित कर रहा, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जी आप बताएं। सर मेरा एक इसी तरह से एक पीआईओ था, जिसका मैंने सवाल सर आपको पर्सनली कल व्हाट्सएप किया था। एक पीआईओ है, चलित संपत्ति का ब्यौरा देने से मना किया था,
इसमें मैंने पिछले कुछ डिसीजंस लगा रखे थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के। उस पर सूचना आयुक्त ने ये डिसाइड किया कि हम आपको आदेश देते हैं सूचना देने के लिए, जबकि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है और 6/6/2022 को आदेश पारित करने का उन्होंने लगा रखी तारीख। तो मैंने सवाल किया उनसे कि आप मुझे क्या नोटिस भेजेंगे सुनने के लिए? बोले आपको कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा, केवल आदेश पारित किया जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं केजरीवाल साहब के गोली मार दूं और मैंने यहाँ बैठ के फोटो देकर गोली मार दी। तो मैं तो कानून का दुरुपयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आयोग कर ही रहा है। मेरा सभी से सबमिशन है कि हमें आयोग में जाना ही नहीं चाहिए। हम अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, वहां से कोई रियाय हमको नहीं मिल रही, कोई न्याय नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और रही बात अगर हमारे स्टेट के आयोग में 10-12 द्वितीय अपील लगती है, सेकंड अपील लगती है, तो उसकी अपीलों की सुनवाई के कारण हमारे राजकोष पे बहुत भारी खर्चा एक सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का और उनके स्टाफ का पड़ रहा है। एक मुख्य सूचना आयुक्त चीफ सेक्रेटरी के बराबर तनख्वाह करीब मेरे राजस्थान हरियाणा में तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा है, ले रहा है। वो टीएडी अलग है, करीब 5 लाख रुपए में एक कमिश्नर पड़ रहा है। जब हम वहां जाएंगे नहीं तो इनके अपने आप इनकी दुकानदारी बंद होगी। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी पोल खुले, कोई नहीं चाहता। ये तो 20% एक्टिविस्ट ऐसे लगा लो जो उनकी पोल खोलने पर लगे हुए हैं। एफआईआर दर्ज कराओ, जो सूचना आपको चाहिए वो आपके घर आके वो देख के जाता पीआईओ अपना पीछा छुटवाने के लिए। एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी एक एफआईआर 2008 की, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हेलो, वैसे कई साथी ने, बुद्धिजीवियों ने कहा कि आपको क्या मिला, मैंने कहा मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। जब तक वो एफआईआर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट खड़ी है तब तक उसका प्रमोशन, उसका सारा इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ रुक जाता है जब तक वो एफआईआर खड़ी रहेगी, और उसका कैरियर तबाह हो जाता है। और इससे ज्यादा क्या करोगे? अगर आपने किसी एक का बिगाड़ दिया तो पूरा स्टेट जो है वो आपके जानकारी हो जाएगी। मैं खुशी के साथ, खुशी और फक्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मुझसे आज पुलिस विभाग सूचना के 2 रुपए पेज के नहीं मांगते। मेरी सूचना मेरे घर आ जाती है। मैं कहता हूँ भाई पैसे बोला जी आशीर्वाद रखना, मेरा कोई शींग नहीं जाम रहे, मैं आपके साथ भाई हूँ जी। सर मंडे सर मंडे को मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ सर। बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इंस्पेक्शन। हाँ, नहीं जाना चाहिए। जाओगे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप जाओगे वो एक कागज अपना सरकारी रिकॉर्ड फाड़ेंगे और आपके राजकार्य में बाधा का मुकदमा छेप देंगे। क्या जरूरत है जाने की? सर आईटीआई में मैंने लिखा है, सर आईटीआई में मैंने लिखा है कि मैं इंस्पेक्शन के दौरान मैं वीडियो शूट करूंगा, मेरे मतलब कर लीजिए। अगर कर लेंगे तब भी आपके खिलाफ कर देंगे। क्या करोगे? आपकी वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो मना कर रहे हो सर, तो मना कर रहे हो? हाँ, नहीं जाना चाहिए। मैं सबको रियायत ये दे रहा हूँ कि आपको इंस्पेक्शन में नहीं जाना चाहिए। आप अपना 100-200 रुपए खर्च करके पूरा रिकॉर्ड मांग लो ना। रिकॉर्ड जब हमारे पास आएगा उससे काम की चीज लेंगे जी। सर सागर पाटिल बोल रहा हूँ मुंबई मीरा रोड से। कैन आई रेज माय क्वेश्चन? जी सर, या सर पहले सागर जी प्लीज, पहले जो भाई थे उनका मैं फिर कह रहा हूँ, फोर्स नहीं कह रहा हूँ आप इंस्पेक्शन करने मत जाइए, नहीं मत जाना इंस्पेक्शन करने। राज साहब मैं हमें अपने घर, हाँ बिल्कुल मेरे निजी नंबर पे बात सर। इन्फॉर्मेशन अर्जेंट है सर, इन्फॉर्मेशन अर्जेंट है सर, इन्फॉर्मेशन अर्जेंट है। सोसाइटी ने मुझे नोटिस भेजा है और सोसाइटी के सब इलीगल काम है। सोसाइटी का इलीगल है, सोसाइटी का नोटिस मेरे को इलीगल है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं इंस्पेक्शन जा रहा हूँ। एक्चुअली वो तो इन्फॉर्मेशन देते दिया सर उन्होंने, इसलिए मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, हम लोग कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होगी। जाइए। वाइफ को लेके आ रहा हूँ और मैंने सर उन्होंने मना किया कि वाइफ के पास कौन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे भाई वाइफ, अरे मेरे भाई वाइफ के पास कौन सी तोबे जो चला देगी? वो भी तुम्हारे साथ मुलजिम बन जाएगी। उनके फंसाने की चक्कर होगा। पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। जूम मीटिंग आपने नहीं जाना चाहिए। जाओगे दुख पाओगे, जाओगे
तुक पाओगे। मेरे एक सीनियर साथी है, अधिवक्ता है, मैंने उनको मना किया था स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए वो। अरे फालतू मूड करिए यार, बाद में हंस लीजिएगा, काम की बातें हो रही है। पापा प्लीज एवरीवन रिस्पेक्ट। राव साहब या तो इनको निकाल दें या परमानेंट म्यूट कर दें, क्योंकि ये मान नहीं रहे, बार बार अनम्यूट करके कर रहे बदतमीजी है। ये सभी जगह आप सब लोग हैं। देखिए मेरे एक बड़े अच्छे सीनियर साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे थे। आपकी तरह मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने कहा मत जाइए, आप रिकॉर्ड ले लीजिए, 200 रुपये पत्ती तो लगेंगे, 5000 लग जाएंगे। नहीं माने, वो गए, वहां की प्रिंसिपल साहिबा ने उनके खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज करवाया। 354 समझते होंगे आज की तारीख कितना खतरनाक है। क्या मिला उनको? अगर ये जो अभी केजी राव साहब या कोई साथी बता रहे थे, मेरे खिलाफ जिस एचएम साहिबा ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें एट्रोसिटी एक्ट में भी है और भी कई धाराएं हैं। मैं भी हूँ, मेरा एसएचओ भी है, उसमें 2 हैं। मेरे एसएचओ पे उसने आरोप लगा रखे हैं और हम उसका कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो केवल। मैं उस एसडीएम कार्यालय में जब तक वो प्रस्तावित रही, मैं गया नहीं, ना मैंने कभी उसको कॉल किया, ना मैं कभी उससे मिला। और जहां तक आज मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं कि वो मुझे अगर 5 बंदों में खड़ा कर दो, मुझे जानती ही नहीं है, तो कहां से एट्रोसिटी हो गया? और मैं गया नहीं। जब एफआईआर दर्ज हुई थी, मेरे कई साथियों ने कहा था मेरे यहाँ केरल आ जाओ, गुजरात आ जाओ। हमारे मौर्य जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था मेरे गुजरात आ जाओ। मैंने कहीं नहीं जाऊंगा। हमने जब गलत नहीं किया, जाने की जरूरत नहीं है। और वो मैडम ही अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गई हुई है। नेक्स्ट मंथ में डेट है, शायद हम ऐसी रूलिंग देते हैं। परमात्मा ने आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा तो हाईकोर्ट में पूरी हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और अगर 1% भी हमारे पास पक्ष में फैसला आ गया तो आपको रूलिंग इतनी बढ़िया मिल जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर दर्ज कराओ। और जब भी ये काबू में आएंगे पब्लिक सर्वेंट। जी बताएं। सर कैन आई पुट माय क्वेश्चन? सागरिया एक प्लीज, 1 by 1 प्लीज। राजेश सर, मैं अधिवक्ता हूँ। हेलो, आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा। अधिवक्ता जी आप बोले, बाकी म्यूट कर लें प्लीज सभी साथी म्यूट कर लें। अधिवक्ता जी आप फरमाएं। हाँ, मेरा सर 8-9 साल का प्रैक्टिस है। उसमें मैं 2 लोगों को सस्पेंड करवा चुका हूँ और दोनों का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है। बस सर वो दिक्कत आती है सेक्शन 197 की, जो उसमें बोला है कि नो मैजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस अनलेस सैंक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो अभी क्या है सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट का आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं सुन रहा हूँ 1 घंटे से। तो सर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स, तो वो मुझे सर चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक 50 कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग कलेक्टर, डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल और वेरियस लोगों का कर चुका हूं। हाँ, वकील साहब मैं आपको 1 मिनट में खत्म करूंगा। मेरे नंबर है आपके पास? नहीं, मेरा नहीं है सर, आपका नंबर नहीं है सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ। सर हमने चैट में डाले सर, चैट में डाल दिए, चैट में डाल दिए, नहीं तो एक बार नोट कर लें। 70 15 49 40 18 ये लो, हमने डाल भी दिए सर। 70 15 49 40 18। वो जजमेंट है प्रवीण सुल्ताना। अरे बहुत है, जरूरत ही नहीं है लेने की। आप सिर्फ माता जो दुबे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है सर, इट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड। इट सेज दैट सैंक्शन विल कम ओनली आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, नॉट बिफोर इट। ओनली इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज परमिसिबल, बट सैंक्शन के लिए आप माता जो दुबे वर्सेस एचसी बारी यूज कीजिए। इट इज वेरी क्लियर दैट सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एफआईआर। Okay. And sanction can be taken later. Yeah, exactly. Mata, nobody is remembering this judgment. Remember this judgment, Mata Jog Dopi versus HC Bare, and it is a constitution bench. तो उसका आज तक challenge नहीं किया, so it is still valid. Any other judgment from the High Court will have to be sought to be per incurium. So just use that judgment and
Again, depend on the section. आप public servant के खिलाफ if you can establish 409, okay, Inspector of Police versus PN Bapan Patla, Supreme Court has said 409 apply हो गया तो there is no need of sanction. 420 apply हो गया, there is no need of sanction. 120 and the latest judgment PK Tirwani, it says 120B is applied. You go to court and prove that you are a public servant protected by the act. So kindly use these judgments. Right, sir. Okay, sir, Sagar here. Can I put my question across? Yeah, please. राहुल सर, मैंने काफी सारे आरटीआई, एक्चुअली मेरा मैटर है सोसाइटी से रिलेटेड मैटर है, जहाँ पे मेरे सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी ने काफी सारे फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशन किए थे, जिसके अगेंस्ट में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर के पास काफी टाइम से कंप्लेंट वगैरह कर रहा था। और मैंने एविडेंस के साथ, मैंने उनको प्रूफ के साथ, मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको बताया था कि इन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन कैसे किए, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिए थे, और उनको बोला था कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर वगैरह लॉक किया जाए। बट रजिस्ट्रार फॉर व्हाट एवर रीजन, लाइक वो केस को काफी टाइम से डिले कर रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 3-4 years वो डिले कर रहा है। नाउ मेरे काफी प्रेशर डालने के बाद, एस्केलेशंस वगैरह करने के बाद, उन्होंने रिलेवेंट सेक्शंस इंपोज करने के लिए कहा गया, जहाँ पे 83 का इंक्वायरी बिठाई गई। 83 के इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर ने मेरे फेवर में, मतलब जो मैंने जो एविडेंस प्रूफ कराए थे, उन्होंने भी वो चीज वेरीफाई कराया, और उसमें उन्होंने मतलब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और काफी सारी चीजें निकले, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 10.5 lakhs का मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स रिकवरी करने के लिए अभी उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला हुआ है। मैंने पुलिस स्टेशन में उसके पहले भी मतलब मैंने पुलिस स्टेशन में भी मैंने कंप्लेंट डाली थी कि सोसाइटी के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉक किया जाए। आरटीआई पे मैंने रिप्लाई डाला था, तो उन्होंने बोला था कि दिस डजंट फॉल अंडर पुलिस, ये रजिस्टर के हाउसिंग सोसाइटी के अंडर आता है, तो यू कांटेक्ट द रजिस्ट्रार। मैंने कहा कि रजिस्ट्रार इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। Sir, Patil sir, I've got the gist of what you're saying. So let me tell you what it is. Yeah. The police will always say ये civil matter है, ये इधर से हम लोग नहीं कर सकते, they are lying. Okay. Last 15 days we are fighting with 3 police stations on the same issue. Okay. Sir, I sincerely suggest आपने अगर पुलिस में किया है, उन्होंने लिख के दिया है क्या that this doesn't fall under their jurisdiction? सर उन्होंने, मैंने फर्स्ट अपील भी किया था इन फ्रंट ऑफ द डीसीपी। आई एम नॉट टॉकिंग, आप अपील पे छोड़ दीजिए सर। एफआईआर के लिए आप जो लेटर दिया, उसके बाद आपको कुछ लेटर आया क्या? हाँ, उनसे लेटर आया हुआ है कि ये मतलब उन्होंने रजिस्ट्रार को इंक्वायरी करने के लिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कहा गया है करके उन्होंने ऐसा लेटर दिया हुआ है मुझे। करेक्ट सर, मतलब स्टेटिंग के लिए मतलब एग्जैक्टली सेम थिंग मेरे को डे बिफोर यस्टरडे एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला। तो मैंने उनको बोला सर, अगर आपको कायदा नहीं मालूम है तो आप पुलिस स्टेशन को ताला लगाइए और घर चले जाइए, हम लोग बैठते हैं उधर। ओके, बिकॉज वंस सी दे अंडर द एमसीए एक्ट द रजिस्ट्रार इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, एंड अभी जहांगीर साहब ने आपको एक जजमेंट दिखाया। Okay. Now, under that judgment, what it says, if that offence is also a criminal offence under the IPC, it is mandatory for the police to file the FIR. इसलिए मैंने वो जजमेंट में डाला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्सेस विमल कुमार सुराना। It clearly says the police and the magistrate is only to concern themselves with the IPC section and not with under which act those under which statute. When I say act, it is a statute, those sections have fallen. Okay, and Vimal Kumar Surana is also clear saying that you can have a complaint under the MCS Act also and the IPC Act also. So kindly, that is what I am trying to tell all of you all from here is, when the police give you something in writing, now write a letter to the DCP that this letter is misleading. These are IPC sections and it is mandatory to file an FIR. Write to the DCP. If it doesn't file it, file an application under 156(3) before the magistrate. Right, sir. I just wanted to. Don't waste your time with the registrar. ये कौन साथी हैं जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो आवेदन से अभी देखा? वेलकम बैक सर।
थैंक यू। सर मैं अभी उतर जाता हूँ, आप आ गए हो तो मैं उतर जाता हूँ। सर मेरा नाम सागर है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ यही था कि मतलब मैं पिछले 3-4 साल से मतलब आई एम द सिंगल पर्सन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट दी करप्शन जो मेरे सोसाइटी ने किया हुआ है। एंड लाइक आई एम बीइंग, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एक अकेले को साइडलाइन कर दिया हुआ है सोसाइटी ने। मेरे पे काफी सारे हरासमेंट और मेरे पे फॉल्स कंप्लेंट्स वगैरह डालने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी की तरफ से। तो इसमें अभी जब मैंने पुलिस स्टेशन पे गया, जैसे अभी राव सर ने कहा कि मतलब ये 156 के अगेंस्ट प्राइवेट कंप्लेंट करने के लिए, मतलब बेसिकली 156 इज प्राइवेट कंप्लेंट, राइट सर, राव सर? या इट इज अ प्राइवेट। हाँ, यस, मैंने वो प्रोसीडिंग चालू कर दी है। मतलब मेरा सिर्फ यही था कि मतलब ऐसे लेमैन जैसे मतलब हम लोग इतने टाइम से मतलब फाइट करते हैं, तो होता यह है कि मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में मतलब पासिंग द पार्सल करते रहते हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब रजिस्ट्रार क्या है कि मतलब उसको एक टेन्योर होता है 3-4 साल का, एक ऑफिस में तो टेन्योर होता है, तो वो जबरदस्ती का वो टाइम को डिले करने के चक्कर में वो 3-4 साल तो ऐसे ही निकाल देता है। और सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो सेक्शन इम्पोज करने के लिए नाम के लिए कर देता है। लेकिन एट दी एंड कैसा है कि मतलब जैसे हम लोग जैसे लेमैन जो है मतलब सालों साल लग जाते हैं जस्टिस पाने के लिए। और एट द एंड हम लोग को काफी सारे मतलब पैसे का तो मतलब इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है, लॉस हो ही जाता है, बट टाइम मेन जो होता है वो टाइम अपना उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज के लिए मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जब अभी मुझे राम साहब तो 14 साल वनवास गए थे। Right, so you don't have a choice. This is a one way, sir, this is a one way street. You cannot afford to complain about the system because the system will grind you. Okay, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। The magistrate once told me कि सर आप कितने बार आओगे कोर्ट को, कितने चक्कर लगाओगे? अगर सर मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास फुर्सत है, आप कहे तो मैं ये रह जाता हूँ। सर एक लास्ट मतलब तू जस्ट हाँ सर सॉरी सर जस्ट टू लास्ट मतलब उनके साथ मारपीट हुई थी और राव साहब 2008 में। हाँ जी, और बताया सर, उन्होंने बताया राव धनवीर जी के साथ इस तरह के आरटीआई मैटर को लेकर, और वहां पुलिस के डीवाईएसपी थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट किया था। 2008 का केस था। और वो बाद में उसको कोर्ट ने उस मामले में कॉग्निजेंस लिया, उनके अरेस्ट वारंट निकाले, वो फिर रिवीजन में आ गए। एक ने फाइल किया रिवीजन, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, और ऐसा करते करते 2022 आ गई है, तब जाके रिवीजन कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। अब उनके अरेस्ट वारंट निकले। ये केवीजी राव सर जो कह रहे थे ना, वन वे स्ट्रीट है, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, दैट्स फाइन। आई मीन आई एम गोइंग फॉर इट। जस्ट मेरे से एक क्वेश्चन था कि मतलब मैंने अभी जो 156 में जो प्राइवेट कंप्लेंट डाली है, सो दैट्स द लास्ट ऑप्शन फॉर मी टू डू दैट, राइट? मतलब अगर एफआईआर और ये जो मतलब मेरे पास एविडेंस है, ठीक है, सो वही मतलब अगर पुलिस अगर मुझको ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर रही है। शागर साहब रुकिए जरा, आप बहुत लंबा क्वेश्चन करते हैं। सरदार ताज सिंह जी इनको अमामुल्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के संदर्भ में बताएं, अपने परिवार में दर्ज करें। मेरे से ज्यादा आप ज्यादा विस्तार कर सकते हैं। तो आप अगर स्क्रीन पे देखना चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 2 क्वेश्चन थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको मैं, ताकि आपको उसे अच्छे से पता चले। स्क्रीन मेरे ख्याल से आपको दिखने लग गई होगी। ये दिख रही है। अमानुल्लाह वर्सेस बिहार केस में ये 2 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो ये था कि कॉग्निजेंस कोर्ट को किस कंडीशन में लेना चाहिए। देखिए उसके रेफरेंसेस हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे कहाँ छपा। ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें 2 सवालों के जवाब हैं। पहला ये कि लोकस स्टैंडाई किसको हासिल है। देखिए अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इस पेज पे, मैं आपको बहुत इजीली इस चीज को बता देता हूं कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि किसी भी क्राइम के कमिट होने के बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू बुक द कल्प्रिट फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय हिम और हर। बट इफ स्टेट फेल्स
one cannot be left on the mercy of the state. So any person from the civilian society bona fide with the facts of this case or the action, और उसको लगता है कि ये गलत हुआ और उसकी जानकारी में है कि ये अपराध हुआ है, तो कोई भी सामान्य नागरिक, एनी कॉमन सिटीजन कैन मूव टू द कोर्ट, वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। यानी ऑफेंस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि इट इज नॉट एविल अगेंस्ट ए पर्सन बट एविल अगेंस्ट द होल सोसाइटी। और जब कंप्लीट सोसाइटी के खिलाफ, फुल सोसाइटी के खिलाफ कोई चीज गलत है तो कोई भी आदमी कोर्ट चला जाएगा और इवन अपील में भी जा सकता है। कोई आदमी नीचे वाली कोर्ट में बच गया, कंप्लेनेंट जो था कमजोर था, उसको दबा लिया, या विटनेसेस जो है वो आए नहीं, या किसी भी तरह से वो बच गया, लेकिन आपकी जानकारी में ये कि इस केस में बचना नहीं चाहिए था, ये तो कंक्रीट एविडेंस वाला केस था, तो आम आदमी भी इस मामले में अपीलेट कोर्ट में भी जा सकता है और अपील में भी जा सकता है। दूसरा, इस मामले में यह था कि कोग्निजेंस कैसे लिया जाए, कितनी चीज एविडेंस पे होनी चाहिए ताकि कोर्ट उसमें कोग्निजेंस ले और सामने वाले को तलब करे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया है कि इवन स्लाइटेस्ट पीस ऑफ एविडेंस, अगर एविडेंस का हल्के से हल्का टुकड़ा भी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है तो कोर्ट को उसमें कोग्निजेंस लेना पड़ेगा और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। मीन्स जैसे हम शुरुआत में आपको दिखा रहे थे कि लेटर नंबर सो एंड सो उनके वहां से जारी किया हुआ है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो जारी किया नहीं, हमारे पास कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है, तो कोर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं कोग्निजेंस लेने के अलावा, क्योंकि ये तो चलो कॉन्क्रीट है, हल्के से हल्का भी होता तब भी कोग्निजेंस लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर नेट पे आप सर्च करेंगे अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस तो बहुत इजीली मिल जाएगा, और ये माइलस्टोन केस है 2016 का। Right, sir. Thank you very much for your time and for your guidance. Thank you so much. अब केवीजी राव सर इस बारे में देखिए, इस बारे में बहुत इन डेप्थ उन्होंने। हेलो, अब जब आप कंप्लेंट देते हैं, क्योंकि आरटीआई मैटर जो भी होंगे उसमें जो भी डीलिंग अथॉरिटी है, चाहे वो पीआईओ हो, चाहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो, और इवन सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, जब सेक्शन 19 सुन रहे होते हैं तो केवल पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो ना तो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं उस टाइम, ना उनके खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डिसीजन में आती है। लेकिन अगर उनका कंडक्ट लॉ के बियॉन्ड जाता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन पैदा होती है, तो आप के सामने सीआरपीसी की सेक्शन 197 आकर एक पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है, और तब सवाल ये उठता है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोग्निजेंस कराने के लिए आपको प्रोसिक्यूशन परमिशन है या नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि पब्लिक सर्वेंट का हर एक एक्ट 197 सीआरपीसी यानी प्रोटेक्शन के दायरे में या स्टेट इम्यूनिटी के दायरे में नहीं आता। होगी सर इन जजमेंट और Recording in progress. जो 197 वाला उसमें जो माइलस्टोन केस आता है वो आता है चौधरी परवीन सुल्ताना बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्टिस मार्कंडेय काटजू और अल्तमस कबीर जस्टिस जो थे उनकी डिवीजन बेंच का ये जजमेंट है, और हर एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो इस जजमेंट को बहुत अच्छे से जानता है। क्या ये अपन उसमें चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि इसको किसी तरह से? मैं ट्राई करता हूँ सर। ग्रुप में कीजिएगा बाद में सर, चैट बॉक्स में। ये ग्रुप में हो जाएगा। ये अगर आप देखना चाहें तो आप चाहें कहीं इसको स्क्रीनशॉट ले लें, दिख जाएगा आपको। क्रिमिनल अपील नंबर 8 ऑफ 2009 है ये।
7 Jan 2009 को डिसाइड हुआ था। मैं आपको और देता हूं, इसके अलावा राजीव रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है, सॉरी विजय कुमार, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ही डिवीजन बेंच का है। सेम चीज जो उसमें आई थी वही इसमें डिसाइड किया हुआ है राजीव रंजन विजय कुमार में, 14/10/2014 का है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आपको मैं और दिखाता हूं, ये इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस बैटन पटला 747 ये रहा आपका, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। 3 तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और बहुत बहुत सारे हैं इसमें, आप इसके अंदर देखना चाहेंगे तो इनके अंदर बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं। ये बहुत लंबे चौड़े केसेस हैं और इनमें आपको बहुत आसानी से आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये कोई अनंत नहीं है कि आदमी इन सब चीजों में कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो रिकॉर्ड को मिस अप्रोप्रिएशन करे, उसमें मैनिपुलेशन करे, कोई पैसे का गबन करे, सरकारी धन का गबन करे। ये इस तरह के काम इनके नहीं है कि आप इनको किसी तरह का कोई संरक्षण इन लोगों को मिले। और ये एविडेंस को लेकर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपको और एक चीज शेयर कर रहा हूँ। एक केस है सीबीआई वर्सेस किशोर सिंह एंड अदर्स। इस केस में जस्टिस मार्कंडेय काटजू और टीएस ठाकुर की डिवीजन बेंच ने ये हेल्ड किया था कि जब कोई साधारण आदमी अपराध करता है तो उसे अपराध की जब सजा दी जाए तो उसके साथ नरमी बरती जा सकती है, क्योंकि उसे कानून की कोई बहुत जानकारी नहीं थी। थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि कानून हर आदमी को पता है, लेकिन रियल में नहीं पता होता। लेकिन जब पुलिस विभाग या पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जो ट्रेंड हैं और उसके बाद वो लॉ को वायलेट करते हैं तो उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। यानी आप ये कोर्ट को कहें कि ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, इन्होंने ये अनलॉफुल काम किया है, तो इस मामले में जब लॉ पढ़ा जाएगा तो कठिनतम रूप में या हार्डेस्ट फॉर्म में पढ़ा जाएगा और सजा जो है वो उनको मिलनी चाहिए। यानी अगर आप ठीक से कोर्ट को एस्टैब्लिश करें कि सर ये क्राइम जो हो रहा है डॉक्यूमेंट पर, और मैं आपको जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने जो नोटिस करा रहे हैं वो एक व्हाइट कॉलर क्राइम है, एक आम आदमी द्वारा किया गया अपराध नहीं है, जबकि वेल ट्रेंड पब्लिक सर्वेंट और गैजेटेड रैंक के पब्लिक सर्वेंट जो है इसको इस ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं, तो इनको हार्शर पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आपको कोग्निजेंस कराना भी आसान हो जाता है और उनको सजा दिलाना तो खैर बहुत आगे की बात है, लेकिन कोर्ट में उनके प्रति जो सिंपैथी है उसको आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम देखिए स्लाइड जो है वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रही है, पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूँ और आज का टाइम भी शायद 20 मिनट बचा है, तो अपन इसको नेक्स्ट संडे लेंगे। कुछ चीजें हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी संदीप कुमार जी। जी सर, वो स्क्रीन शेयर मैं ही कर रहा था सर। एक्चुअली सर हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये है कि मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारे गांव में सर एक गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी भूमि है, उस पे एक भूमाफिया द्वारा कुछ जाली कागज वगैरह बना के जबरदस्ती कब्जा करके उस पे मार्केट वगैरह बना लिया गया है। और उसी लैंड के बगल में कुछ लोगों की जमीन भी है, उसमें आने जाने का जो रास्ता है उसको भी जबरदस्ती उनके द्वारा बंद कर दिया गया। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ ऐसी ये लंबा चला जाएगा, थोड़ा इस बहुत बाहर चली जाएगी शॉर्ट में जी। तो मैंने एसडीएम साहब जी सर, मैं शॉर्ट में ही करने का कोशिश कर रहा हूँ सर। मैंने सर एसडीएम साहब को एक आवेदन लिखा था कि ऐसे ऐसे रास्ता बंद कर दिया गया, उस पर कार्रवाई की जाए। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने एक आरटीआई लगा दिया कि मैंने जो एप्लीकेशन दिया था कुछ कर सकते हो क्या आप? की गई। पहले तो आपने गलती की, बिना परमिशन के होस्ट के आपने वो स्क्रीन शेयर कर दिया, और अब भी सरदार जी बार-बार कह रहे हैं, फिर भी आप लंबा करे जा रहे हैं। मतलब आप ये लंबा चला जाएगा। सबसे पहले हमें अनुशासन चाहिए हम लोगों में,
एक दूसरे में अनुशासन होना ही होना चाहिए। जब आप हमसे अनुशासन नहीं रखते तो प्रशासन में क्या रखते होंगे आप? जी सॉरी सर, इसको, क्योंकि देखिए आज अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि लॉ जब तोड़ा जाता है तो उनको अपन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे उनके खिलाफ इन्वोक करें और उसको अदालतों तक कैसे लाएं। हेलो, वो दो चीजें समझ लें कि एक्ट में चाहे वो पीआईओ हो, चाहे एफडब्ल्यूए हो, चाहे एसडब्ल्यूए हो, उन पर लॉ जो है उनके ऊपर बाइंडिंग अपॉन है। कोई भी आदमी चाहे आपके आवेदन को डिस्पोज कर रहा है, चाहे अपीलें डिस्पोज कर रहा है, चाहे सेकंड अपील डिस्पोज कर रहा है, वो उसके विम्स और फैंसीज से नहीं चलती। एनी प्रोसीडिंग इज गवर्न बाय सम लॉ, नॉट बाय विम्स और फैंसीज ऑफ एनीबॉडी, और उनमें सब आईसीज भी आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट अपील तक के लेवल तक अपन ने उस बार में स्लाइड के थ्रू प्रेजेंटेशन पे रखा। मैं सेकंड अपील के लेवल के दौरान आने वाली इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स और उनके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे इन्वोक करें उस पर अपन बात करेंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दिखाई, मैं आपको बाकी की और चीजें भी शेयर करूंगा। ये अपन नेक्स्ट संडे को सेम टाइम के लिए रख लेते हैं, बट कुछ चीजें हैं जिन पर हम पहले डिसाइड कर लें, बात कर लें, ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। ये चंद्रशेखरन पी जो है, प्लीज अपना माइक म्यूट करें। प्रणाम ताराचंद्री सर, प्रणाम। नमस्कार सर, मैं कमलेश गुप्ता बोल रहा हूँ भदोही उत्तर प्रदेश से। और आप कमलेश गुप्ता जी हाँ सर, काफी टाइम बात हो चुका है। जो मैंने 4500 रुपया भरा है सर, आज साल भर का दिन हो गया है, एविडेंस मिले नहीं है, FIR कराना है, तो कैसे किया जा सकता है सर? आपकी पहली बात तो आवाज नहीं आ रही, दूसरी बात आप चाबी लानी पड़ेगी, 2 मिनट रुको, टॉपिक दूसरा चला जाएगा। ये प्लीज एडमिन बाकी सबको आप म्यूट कर दें एक बार। एडमिन सर प्लीज। वन मिनट आ रहे हैं ऑफिस से आगे पब्लिक। आप जाओ ना, हम भगवान यस सर, करिए सर। मेरी फ्रेंड को बोली हूँ। थैंक यू फॉर द ग्रेट कोऑपरेशन। मैं टॉपिक बीच में रह जाएगा और टाइम की लिमिटेशन है, तो लिहाजा अपन उस बारे में बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिकली जब आप सेकंड अपील फाइल कर देते हैं उससे पहले 2-3 चीजें आप समझ लें, ताकि थोड़ी चीजें अगले संडे तक अपन उसके लिए बेहतर एक समझ के साथ मिलें। जब कभी भी फर्स्ट अपील का डिसीजन किसी भी साथी के फेवर में हो जाता है, यानी आपको ये ऑर्डर दे दिया कि 7 डेज में या 14 डेज में, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड इन योर फेवर, देन द क्वेश्चन अराइजेस इफ दैट इज नॉट कंप्लायंस विद, हमें उसकी सेकंड अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, नेवर डू दैट। Whenever you file second appeal in any case, it is simply meant by the interpretation of law itself that you are filing the second appeal against the order passed by first appellate authority. उसके आप व्यथित हैं, you are not agree with that, you feel aggrieved with, that's why you can file second appeal. और तब आप उस ऑर्डर को जो आपके फेवर में हो गया है खुद ही चैलेंज कर रहे हैं। और जब आप किसी भी चीज के किसी भी ऑर्डर के मामले में आपके फेवर में हुआ, आपने खुद सेकंड, आप उसकी कंप्लाइंस उसके बाद नहीं करवा सकते जब तक सेकंड अपील में उसके बारे में डिसाइड नहीं हुआ, यानी वो अपहोल्ड नहीं हुआ। और बड़ी दुखद स्थितियां ये है कि जब आप अपने फेवर में किए गए डिसीजन को चैलेंज कर लेते हैं सेकंड अपील में, तो पीआईओ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाके अपनी जितनी भी राम रोना है वो रो लेता है, और रोने के बाद उसके बाद आपकी अपील बहुत सारे केसेस में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि खारिज हो जाती है। खारिज होने के साथ ही जो ऑर्डर आपके नीचे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में पारित किया था वो अपने आप में सेट असाइड हो जाता है, और आपके पास अब सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो अगर फेवर में होके नीचे वाला ऑर्डर जो है वो अपहोल्ड हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको अननेसेसरीली जो सिचुएशन आपके फेवर में थी वो सेकंड अपील फाइल करने की वजह से आपके अगेंस्ट चली जाती है और आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मान ली होती है। तो पहला एक फॉरमोस्ट जो कंक्लूजन है वो ये कि व्हेनेवर फर्स्ट अपील हैज बीन डिसाइडेड इन योर फेवर, नेवर एवर think to file second appeal in that case.
अब जो डिसीजन हो गया उसकी कंप्लाइंस करवाना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की ड्यूटी है और उसको वो कंप्लाइंस कराएगा। और जब कभी कंप्लाइंस नहीं करवाया और सेकंड अपील करने का टाइम चला गया, क्योंकि सेकंड अपील करने का हक सामने वाली पार्टी के पास भी है, तो आपको जब फर्स्ट अपील डिसाइड हो जाए और स्टिपुलेटेड टाइम उसका गुजर जाए तब तक आप वेट कीजिए, और तब तक अगर वो कंप्लाइंस नहीं हुआ तब आप क्रिमिनल केस उसके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरा, जब आप सेकंड अपील फाइल करते हैं तो कानून के हिसाब से सेकंड अपीलेट अथॉरिटी आपके सारे रिकॉर्ड को परिशीलन करने के लिए या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए, सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स से गो थ्रू होने के लिए, उसको बिल्कुल लॉफुल है या नहीं है उसको जांचने के लिए और उसको डिसाइड करने के लिए बाउंड है। और उस वक्त वो उसी सेक्शन 21 आरटीआई एक्ट से बंधा हुआ है कि कोई भी कार्रवाई यानी सद्भाव पूर्वक होनी चाहिए, और उसकी सद्भावना किसके साथ होनी चाहिए? उसकी सद्भावना कानून के साथ और फैक्चुअल मैट्रिक्स के साथ होनी चाहिए। जहां कहीं भी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी आपको किसी नोटिस में लिख के भेजें कि आप कोर्ट संख्या सो एंड सो में हाजिर हो, आपने धारा 19(3) की अपील फाइल की है, तो मैं हमेशा से ही इस फेवर में रहा हूं और मैंने हमेशा ही अपोज किया है कि श्रीमान जी आप कोर्ट नहीं है, केवल एक पब्लिक सर्वेंट। पहली बात तो आप कोर्ट है नहीं, तो कोर्ट नहीं है इस लिहाजा आपको तारीख देने का अधिकार नहीं। दूसरा, कई विचित्र स्थितियां हैं जिनमें आपको, अपन जब बात कर रहे थे अभी कि जब आप सेकंड अपील फाइल कर देते हैं तो सबसे पहले एक नोटिस आता है पीआईओ के अगेंस्ट। मैं नहीं जानता कि आपके अलग अलग स्टेट में इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन क्या है। बाकी दुखद स्थिति है राजस्थान में कि आप सेकंड अपील फाइल करते हैं स्टेटिंग दैट कि सर मुझे ना तो एसपीआईओ ने जवाब दिया या मान लो गलत जवाब दिया, और मैंने फिर फर्स्ट अपील करी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मेरी अपील का कोई डिसीजन किया ही नहीं, और आयोग फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कभी तलब नहीं करता। तो कानूनन जो आदमी दोषी है, रिकॉर्ड पर साबित है, उसको क्लीन चिट आप नहीं दे सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं उसे बुलाने के अलावा। यानी हर एक स्टेट में, कई स्टेट में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी बुलाते हैं, ये अच्छी बात है और बुलाना भी चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने फर्स्ट अपील दायर करने के बाद थी, सेम सिचुएशन आपकी सेकंड अपील दायर करने के बाद सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के सामने भी आती। एक चीज इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं या प्रॉब्लम्स पे जाएं, एक चीज और आपको समझाता हूं। कानून में एक आधारभूत सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल ये है कि आपके आवेदन का डिसाइड करते समय पीआईओ ने जो ग्राउंड लिया कि मान लीजिए पुलिस विभाग में आपने इंफॉर्मेशन मांगी और उन्होंने कहा कि ये 81J के तहत गवर्न होती है, तो जब आप फर्स्ट अपील में जाएंगे तो केवल वो 81J के दायरे में कैसे आती है, केवल यही डिफेंस ले सकता है, इसके अलावा किसी डिफेंस को नहीं ले सकता। ये है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल, यानी आप दोहरे बचाव नहीं ला सकते, एक से ज्यादा बचाव नहीं ले सकते, और जो बचाव आपने एक बार ले लिया आपको केवल उसी पर स्टक रहना पड़ेगा, दूसरा ग्राउंड आप कभी नहीं ले पाएंगे। फिर सेकंड अपील में जब आप जाएंगे तो आपके डिस्पोजल रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है केवल आपको उसी को ही जस्टिफाई करवाना है। उसके बाद जैसे 81J आपने पहले लगा दिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब 81J के साथ 81H भी आती है इसलिए नहीं दिया। नहीं, आपने डिसीजन जो दिया था वो आपके आवेदन के साथ दे दिया, तो अब आप दूसरा किसी तरह का डिफेंस उसमें नहीं ले सकते। एक बहुत बेसिक चीज है जिसको राजस्थान के आईसीएस जो हैं वो बिल्कुल नहीं मानते। आप उनके अपील में जाएं और उसके बाद वो बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आज 11:51 हो गई है। सेकंड अपील के लेवल पर बहुत डिटेल में पीपीटी के साथ हम अगले संडे को आपके साथ हाजिर होंगे और इस पर सक्सेस स्टोरीज के साथ हम बात करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मेरे अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, तो
मुझे बीच में जाना पड़ा, वरना आज ये कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट संडे हम फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। मैं उसके लिए माफी चाहते हुए इस चीज को आज अभी यहाँ रोकूंगा और आमिर विनायी सर जो होस्ट हैं, सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ कि प्लीज मैं आपकी सरपरस्ती में, हम साथी हैं, बाकी आपको सुनेंगे और बाकी जो साथी हैं उनके जो रायशुमारी है, उनके जो ओपिनियन है उसको अपन सुन लेते हैं। सर आमिर विनायी सर। यस सर, टॉपिक जी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि एक भाई आखा दिन का सेमिनार रखना पड़े। दिस इज आमिर जी, मैं 1 मिनट कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मेरा एक निवेदन है आपसे, विशेषकर एक सेमिनार ऑनलाइन पे रखा जाए, क्योंकि हमारे साथी जो फंसते हैं, जैसे अभी कोई साथी निरीक्षण करने जा रहा था और आवेदन लगाने उनके कार्यालय में चले जाते, तो ऑनलाइन आवेदन लगाएं, तो एक सेमिनार ऑनलाइन का हो। ओके, जो अपने घर से बैठे बैठे मोबाइल पे रात को सोते सोते मोबाइल में टाइप करो और अपने रात को चेप दो, ऑनलाइन चला जाता है आवेदन। सर स्पाई कैमरा लेके जा सकते हैं? स्पाई कैमरा? हाँ जी, सॉरी, स्पाई कैमरा इंस्पेक्शन में जा रहा हूँ तो स्पाई कैमरा लेके जा रहा हूँ। नहीं, कुछ भी भैया आपके मुकदमा लग जाएगा, कैमरा तुम्हारा कौन देखेगा? क्यों उल्टी बात कर रहे हो? 409 आईपीसी में है, अगर आप अनलॉफुली किसी पब्लिक रिकॉर्ड को अगर आपने कॉपी की तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा जब तक अगला आपको परमिट नहीं करे। दरअसल क्या है कि हम जो अधकचरा ज्ञान रखते हैं, माफ करना किसी को बुरा लगे, वो गड़बड़ करते हैं। क्या जरूरत है कैमरा लेके जाने की जरूरत क्या है आपको? एक सिंपल बात समझे मित्र, जो भी है, राव साहब की बात को मैं ऐड कर देता हूँ। आप वहां जाएंगे, किराया लगा के जाएंगे, आप पे मुकदमा लगने के 99.99% चांसेस है। क्या ये जरूरी है? आप ऑनलाइन फाइल करें और आपको ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, डॉक्यूमेंट ज्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप सेफ तो हैं। आरटीआई में लिखा था सर मैं कैमरा मतलब वीडियो शूटिंग कर सकता हूँ ऐसा? नहीं कर सकते। किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड को आप तब तक कॉपी नहीं कर सकते जब तक आपको वो ऑथराइज ना किया गया हो। आपको जब इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए बुलाया जाता है तो आपको एचबी पेंसिल और खाली कागज भी अगला देगा, आप नहीं ले जाएंगे। उदाहरण जो है उसको आप टिप्पणी उतारेंगे तो डॉक्यूमेंट की एंट्री उतारेंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सर अभी सर को माइक हैंड ओवर था। आमिर विनायी सर। यस सर, ये टॉपिक तो चलते ही रहेगा सर। सर अभी एक टॉपिक डिस्कस हुआ था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फर्स्ट अपील अगर हमारे फेवर में है तो हम सेकंड अपील में न जाए, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? हेलो, हाँ जी सर। सर मैंने फर्स्ट अपील में जैसे 2 चीजें मांगी थी कि मेरे को जो सीपीआईओ ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, और सेकंड सीपीआईओ ने मेरे को ये नहीं बताया कि किस आरटीआई सेक्शन के तहत उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो उसमें जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी थी उसने सिर्फ एक ही पॉइंट मेरा कंसीडर किया कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि किस आरटीआई एक्ट के तहत आपको इन्फॉर्मेशन ना दी गई है, तो ये आपका पॉइंट वैलिड है, तो हम सीपीआईओ को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको ये सेक्शन बता दे। अब जब सीपीआईओ ने मेरे को जो इसका ऑर्डर का कॉम्प्लायंस दिया और ये इन्फॉर्मेशन दी कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन अपने पास सेक्शन 11 के 1 में विधायक कर रखी है, तो सर अब इस केस में क्या किया जाए? फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी ने भी एक तरीके से फेवर में फैसला दिया, लेकिन एक बात हमारी ये कंसीडर नहीं करी कि इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, और जो पीआईओ है उसने एक तरीके से इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी सेक्शन 11 के अंदर, जबकि 8 और 9 में करनी चाहिए थी। 11 में उसके पास अधिकार इन्फॉर्मेशन रखने का। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मतलब सेकंड अपील में जाना चाहिए या फिर फर्स्ट अपील का तो ऑप्शन खत्म हो गया, या फिर फर्स्ट अपीलेंट को ही एक अलग से कंप्लेंट या लेटर लिखा जाए? मींस आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट अपील में 2 पॉइंट थे, एक कंसीडर हो गया, दूसरे के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है, यानी देयर इज नथिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट। हाँ जी सर, एक ये पॉइंट भी है, और सेकंड पॉइंट ये है कि हाँ जी देखिए हम इसको वेबिनार को कंक्लूड अभी कंक्लूडिंग टाइम पर है, तो आमिर विनायी सर को माइक हैंड ओवर कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगली बार इस पर बात करेंगे, लेकिन तब तक आप सेक्शन 219 आईपीसी पढ़ लेंगे।
ठीक है सर। आमिर सर प्लीज। या थैंक यू सर। नहीं तो ये डिस्कशन चलते रहेगा, लंच ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सबके लिए, कूपन भेजना पड़ेगा सबके घर पे। वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है सर। हाँ yeah, it was a very interactive session and ये learning hours अपने चलते रहेंगे। Over to Voras will invite you to give vote of thanks and especially to all the speakers, Sardar Tarachand ji, Rao sir, दोनों Rao sir. This session will continue. We can have, please keep in your suggestions कि आपको क्या क्या topics चाहिए, और we will start ये learning clinic systems also, where we can have a specialized Q&A sessions. काफी सारे discussions चल रहे हैं within the group. So if you want, I'll share my number. So in the chat, you all can connect with me and let me know कि आपको क्या क्या topics पे करना है, and we will be there to serve with this learning sessions. Thank you. Voras, over to you. Voras, are you there? Hello, I'm there. Hello, I'm there. Hello. Yes, yes. Yes, sir. Thank you, Amir Virani ji. Thank you so much for everything. And Advocate Tara Singh ji, Rao Dhanveer Singh ji, धन्यवाद आप दोनों का कि आप आए, आज हमें एनलाइटन किया ये जो फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ आरटीआई एक्ट और आईपीसी, जिससे हमें सभी को काफी लाभ होगा, आरटीआई यूजर्स को पारदर्शिता और उत्तरदेही करने के लिए शासन को। एक सभी साधन एक क्लास और मैं भी करना चाहूंगा ज्यादा। जैसे एक लोक सूचना अधिकारी का जो प्रथम अपील अधिकारी है, उसका उसने आदेश दिया कि भाई लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध है वो आवेदनकर्ता को उपलब्ध करावे। उसके बाद लोक सूचना अधिकारी का उत्तर आता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना संख्या में बहुत ज्यादा है। मिस्टर अफसर आलम, आप गलत कर रहे हैं। पहले उनका सवाल पूरा होना दे, बाद में अपना समय हो तो करें। बीच में क्यों गुजरे आप? अनुशासन बना के रखें आप। One moment, I'll have to meet everyone again. यहाँ पे अपन vote of thanks कर रहे हैं और आप लोग का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अरे हद होगी तुम्हारे। अरे सर, सबको घर पे जाना है, अपने अपने काम करने हैं, और ये है कि लाइक सरदार ताराचंद ने बोला ना कि और एक सेशन हम रखेंगे, हम आपकी सेवा में है, लेकिन आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग एवरीवन सर। 3 घंटे का सेशन हो गया है और everyone has their personal commitments, फैमिली के टाइम स्पेंड करना है, सब चीजें सर। सो सॉरी ये हम इस तरह कर रहा हूँ। सो नंबर्स है, पर्सनल कनेक्ट करिए, वी आर देयर टू असिस्ट यू, हेल्प यू विथ योर क्वेरीज ऑन 1-to-1 बेसिस, बट सभी ग्रुप का टाइम तो बर्बाद मत करिए। एवरीवन हैज ये सो वोरा सर, प्लीज डू द वोट ऑफ थैंक्स। ऑलराइट, यस आई एम कंटिन्यूइंग। थैंक यू। आमिर सर, एक छोटी सी चीज अपन मिस कर रहे हैं। प्रशांत जी देशमुख साहब ने जो इस वेबिनार के लिए मुझसे संपर्क किया था, उनकी जो चाची जी हैं, आंटी जो हैं, वो आज डिपार्टेड सोल हो गई हैं, तो उन्होंने सुबह मैसेज किया था, और ये जो क्रेडिट है उसका बहुत सारा उनको भी जाता है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नया हूँ, उनसे मेरा काफी इंटरेक्शन है। तो मैं ईश्वर से हम सभी प्रेयर करते हैं कि जहाँ भी उनकी सोल है वो ईश्वर की छत्र छाया में अपनी शरण में जाए, हम उसके लिए प्रे करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को अपनी ओर से भी और साथियों की ओर से भी थैंक यू करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों ने रखा, और ये सब पब्लिक के लिए ये सब जानकारियां मेरे ख्याल से स्टेट इसलिए छुपाता है कि आपको आपके हक पता ना चले, बट जो लॉ को ठीक से पढ़ें तो ये सब चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं। ये अपने आप में ही वेस्टेड है। बाकी आप लोगों का ग्रुप काफी अच्छा है, ये देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। राव साहब आपसे शायद पहले से इंटरेक्शन में है, और ये मेरे लिए भी बड़े, आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू हैव वर्ड्स विद द स्कॉलर्स which are available or who are available to this session, and we shall continue. I would stay in touch with
ऑल ऑफ यू। आई मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन जो है वो इससे भी ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मिंग हो, और एक्चुअली इंफॉर्मिंग की बजाय मुझे अलार्मिंग कहना चाहिए। ये काफी सारी चीजें अलार्मिंग है इन सब चीजों में। और नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे। माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच नारद सिंह जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका नंबर प्रशांत देशमुख जी से ले लूंगा। और हाँ, प्रशांत जी ने मुझे भी इन्फॉर्म किया था कि चाची जी का निर्धन हुआ है, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आज के सेशन में। सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। अच्छा, प्रशांत जी को भी धन्यवाद कि आपसे संपर्क करवाया हमें, और आज का सेशन हो चुका। सो थैंक यू सो मच प्रशांत।